नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग एक नया अध्याय लेकर के आए हैं। वो अध्याय किसका है? हाई स्टोरी, इतिहास का एक नया अध्याय, अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिस्ट्री का चैप्टर है, हाई स्टोरी का चैप्टर है। आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, पर अपन ने बोरिंगनेस तो पूरी खत्म कर दी है। और अगर इस चैप्टर को ऐसे पढ़ोगे तो जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे, और एग्जाम में तो फुल में से फुल मार्क्स आना 100% तय है। तो जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है औद्योगिक क्रांति से पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ पूरी दुनिया में, उससे पहले की क्या स्थिति थी वो जानेंगे। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति के बारे में जानेंगे। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, फैक्ट्रियों का आना, औद्योगिक विकास का अनूठापन, और फाइनली वस्तुओं के लिए बाजार। ये हमारे मुख्य टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में जानने हैं, और ये पढ़ने के बाद आपकी पूरे चैप्टर पे एक कमांड बन जाएगी। पर ये पूरा चैप्टर का फ्लो है। आज के वीडियो में, आज इस लेक्चर नंबर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे परिचय। परिचय इसका चैप्टर का, जो चैप्टर की पृष्ठभूमि है, औद्योगिकरण क्या है, उसका मतलब क्या है, आदि औद्योगिकरण क्या है, ये बातें जानेंगे। फिर औद्योगिक क्रांति से पहला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में, फिर कारखानों का उदय, इसका सब टॉपिक है, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। ये जो टॉपिक्स है ये हम लोग आज जानेंगे, और इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और बेहतरीन कमांड आपकी इस चैप्टर पे भी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले परिचय के साथ। हम लोग बात कर रहे हैं औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन की। क्या बोला गया? औद्योगिकरण का युग, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज मतलब देखो, एज युग बोला है। युग मतलब एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होगा। ऑफकोर्स सी बात है, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा होगा। तो औद्योगिकरण क्या है कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा होगा। युग बताया जा रहा है, एज बताया जा रहा है, एरा बताया जा रहा है, तो एक बहुत लंबा समय रहा होगा औद्योगिकरण का। अब मैं बेसिक से आपसे एक बात पूछता हूं, जब हम लोग बात कर रहे हैं औद्योगिकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्री या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, या जिन्हें हम हिंदी में कहें तो उद्योग। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, और इन्हीं से आप समझ रहे होंगे कि इंडस्ट्री, फैक्ट्री होना ही औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उन्हीं से क्या है? औद्योगिकरण। उन्हीं से ही औद्योगिकरण है। पर सिर्फ और सिर्फ औद्योगिकरण की जो शुरुआत है वो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, या इन मजदूर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हीं से नहीं हो। औद्योगिकरण काफी समय पहले से है। औद्योगिकरण की जो परिभाषा है वो हमारे दिमाग में थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है, अंतरराष्ट्रीय बाजार का मतलब क्या है? जो इंटरनेशनल मार्केट होता है, उस इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, काफी वस्तुओं की मांग होती है। काफी लोग बहुत कुछ मांगते हैं, कुछ चीजों की डिमांड्स करते हैं, और उन्हीं डिमांड्स को क्या है, लोगों को फुलफिल करना होता है, उत्पादकों को फुलफिल करना होता है। जैसे मान लो कि आज अगर पूरी दुनिया में डिमांड किसकी है, वैक्सीन की डिमांड है, दवाइयों की डिमांड है, तो उस चीज का हमें ज्यादा उत्पादन करना होगा। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है, उत्पादन होता है, और जब वो उत्पादन हमें करना होता है तो वो हम किस पे करते हैं? मास प्रोडक्शन पे करते हैं, या वृहत उत्पादन जिसे हम लोग कहते हैं, हम उस पे करते हैं। तो मास प्रोडक्शन या वृहत उत्पादन हम लोग करते हैं, जो कि हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, हेनरी फोर्ड वाला, कि मास प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारा जो मटेरियल है वो एक साथ बन रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, तो क्या ये मास प्रोडक्शन सिर्फ क्या औद्योगिकरण के टाइम पे नहीं हो रहा है? जब औद्योगिक क्रांति है तभी मास प्रोडक्शन हो रहा है, उससे पहले मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा। उससे पहले जो दुनिया की मांग थी, जो डिमांड्स थी, जो उनकी जरूरतें थी, वो फुलफिल नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, वो भी हो रही है। परंतु उस समय क्या था? उस समय फैक्ट्री आपको नहीं देखने को मिलेगी, उस समय आपको कारखाना नहीं देखने को मिलेगा। उस समय आपको क्या देखने को मिलेंगे? ये जो भी काम होगा अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, जिस चीज का भी उत्पादन होगा, वो कहां पर होगा? सबका सब घरों में होगा। घरों में ही रह करके मजदूर क्या करेंगे? सारे के सारे काम करेंगे। उनको उत्पादन जो होगा वो घरों में रह करके करेंगे, और ये घरों में रह करके मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, वृहत उत्पादन कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए। यही क्या है? यह है आदि औद्योगिकरण। ये क्या है? आदि औद्योगिकरण। अब आदि औद्योगिकरण या इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन।
ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या? देखो आदि का मतलब ये होता है जो फर्स्ट स्टेज हो किसी चीज की। तो यहां पे हमने बोला आदि औद्योगिकरण। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आज हम लोग देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, और उन फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन जो हो रहा है, उसका फर्स्ट स्टेज जो थी वो क्या थी? उसे हमने क्या कहा? आदि औद्योगिकरण। मास प्रोडक्शन, वृहत उत्पादन होना शुरू हो चुका है, परंतु वो फैक्ट्रियों में, कारखानों में ना होकर के क्या है, कहां पर हो रहा है? घरों पर हो रहा है, और उसी को हमने क्या कहा है? आदि औद्योगिकरण हमने कहा है। अब एक बात और जानिएगा कि जो औद्योगिकरण है ना, औद्योगिकरण सभी के जीवन पे सभी प्रकार के क्या है? परिवर्तन या बदलाव देखने को हमें मिलते हैं। हमें सामाजिक बदलाव भी औद्योगिकरण से देखने को मिलते हैं, हमें आर्थिक बदलाव भी औद्योगिकरण से देखने को मिलते हैं, और जो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं वो भी हमें औद्योगिकरण से, जो औद्योगिक बदलाव हो रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे जीवन पे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, तीनों प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ किससे देखने को मिलेंगे? औद्योगिकरण से देखने को मिलेंगे। और अब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सा बन चुका है, सभी को लोग जानते हैं कि भैया बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी इंडस्ट्रीज ये होना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में समय के साथ जिस प्रकार से ये काम बढ़ा है, ये जो बढ़ता हम नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, उद्योग बढ़ रही हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, एक चीज के बिना सब कुछ अधूरा है, वो है टेक्नोलॉजी। वो है टेक्नोलॉजी, या जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं। प्रौद्योगिकी के बिना ये सब कुछ अधूरा है। प्रौद्योगिकी आना, टेक्नोलॉजी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं कह सकते कि जो आज प्रौद्योगिकी हमारे पास है वो बेस्ट है। हमें नहीं पता होगा कि 5 साल 10 साल बाद कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी बेहतरीन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको टीचिंग लाइन में एक एग्जांपल देता हूं कि पहले जब बच्चों को पढ़ाया जाता था, बहुत पुराने समय में उनको सिर्फ याद करवाया जाता था, लिखने की कोई टेक्निक नहीं थी। उसके बाद उनको पत्तों पे लिखवा कर याद करवाना शुरू करा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड आए, ब्लैक बोर्ड के बाद व्हाइट बोर्ड आया, और व्हाइट बोर्ड आए जब टीचर्स इतने खुश हुए कि वाओ कितना आसान है, स्मूथली हम लोग लिख पाते हैं, अच्छे डस्टर आए उनसे इजीली रफ हो जाता है। नहीं तो व्हाइट, जब हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे तो जो चौक है उससे हाथ बिल्कुल गंदे हो जाते थे, वो वाला भी नहीं है, बिल्कुल मार्कर में इंक डाली और पढ़ा दिया। उसके बाद जो टाइम आया वो प्रोजेक्टर का आया कि प्रोजेक्टर में पढ़ा रहे हैं, और आज का जो दौर हम लोग देख रहे हैं, हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। हो सकता है 10 साल 20 साल बाद क्या हो, और भी स्थितियों में परिवर्तन आए, और ऐसी स्थितियां आए कि और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आए, तो और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, और भी बेहतरीन प्रौद्योगिकी क्या है, जीवन में बदलाव लेकर करके लोगों के आएगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकरण में बढ़ावा होगा। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि जो आदि औद्योगिकरण वाला दौर है, आदि औद्योगिकरण वाला जो समय है, ये कौन सा समय है? ये औद्योगिकरण की क्रांति से पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के से पहले का जो समय है वो समय। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। परंतु सबसे पहले जो हम लोग बात जानेंगे, एक कल्पना की बात करेंगे, इमेजिनेशन की बात करेंगे। आप इतिहास में आपने इतने चैप्टर पढ़े, पहला चैप्टर आपने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें भी एक कल्पना करी गई। उसमें पहले कल्पना करी गई कि भाई सभी जो देश है वो उसकी प्रतिमा के पीछे से निकल रहे हैं, आगे से निकलते हुए पीछे जा रहे हैं, मतलब एक राष्ट्र राज्य की घोषणा होती जा रही है। ठीक है, फिर आपने भारत में राष्ट्रवाद, बाकी हर जगह आपने एक चीज देखी कि हमने कुछ ना कुछ कल्पना करी। तो ऐसे ही इसी प्रकार से आज का जो हमारा अध्याय है औद्योगिकरण का युग, उसमें भी एक कल्पना हुई है, एक इमेजिनेशन हुई है, और इमेजिनेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप भी इमेजिनेशन करिए जीवन में कि आप बोर्ड टॉपर बन चुके हैं, आप बोर्ड टॉपर बन चुकी हैं। अब बोर्ड टॉपर बनना, ये सोचना और ये महसूस करना, उसके साथ अपने आप को उसी रूप में ढाल लेना, यह भी बहुत जरूरी है। बोर्ड टॉपर बनने का मतलब है कि आपके स्टेट में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स है, आपके राज्य में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला बच्चा आप कैसा जीवन जीता है वो आप सोचिए। उसके पास एक एक सेकंड का हिसाब होना चाहिए, हर एक एक सेकंड, एक एक पल है उसका कीमती होना चाहिए। सपने भी जो है ना आपको वही आने चाहिए कि मैं बोर्ड टॉपर बन चुका हूं या बन चुकी हूं। कल्पना या इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, पर इस चैप्टर की कल्पना क्या करी है और किसने करी है वो देखते हैं। E.T. पॉल एक म्यूजिक कंपनी थी जिसने 1900 में क्या है एक संगीत की किताब लिखी, और उस किताब का जो पहला पेज था वो पेज ये है। अब इसके आप देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है, डॉन ऑफ द सेंचुरी। क्या लिखा हुआ है? डॉन ऑफ द सेंचुरी, नई सदी का उदय। देखो डॉन ऑफ द, डॉन का मतलब क्या होता है? सवेरे का टाइम होता है, जो सुबह का टाइम होता है, सूरज उगता है, तो वो जो सवेरा वाला है। अब हम रात को सोते हैं, एक नया दिन उगता है, नया दिन उगता है, नया सवेरा आता है, नई उम्मीदें हमें रहती है कि चलो जो गलती कल हो गई वो आज नहीं करेंगे, आज सुधार करेंगे। कल इतनी देर पढ़े थे, कल 3 घंटे पढ़े थे, आज 4 घंटे पढ़ेंगे। नया सवेरा नई उम्मीद लेकर के आता है। तो यहां पर भी क्या है, एक नई सदी की बात हो रही है, नई सदी आ रही है, नई सेंचुरी आ रही है, तो वो क्या है, एक नए आविष्कार लेकर के आएगी, नए बदलाव लेकर के आएगी। और ये 1900 में बनाई गई,
1900 में बनाई गई है। मतलब कौन सी शताब्दी शुरू हो चुकी है? 20वीं जो शताब्दी है प्यारे विद्यार्थियों वो शुरू हो चुकी है। तो क्या है? डॉन ऑफ द सेंचुरी, मतलब जो नई सदी आ रही है उसका उदय हो रहा है, वो सदी की शुरुआत हो रही है। और उसमें अब क्या दर्शाया गया है? ये देवी हाथ में नई शताब्दी का ध्वजा, ये प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको एक देवी नजर आ रही है। तो अब ये जो देवी है इसके हाथ में एक तो क्या है? ध्वजा। ध्वजा मतलब एक तरीके से झंडा मान सकते हैं, झंडा है, या आप एक छड़ी भी है, क्योंकि ये परी के रूप में, देवी के रूप में। तो उस पर क्या लिखा हुआ? शताब्दी लिखा हुआ, सेंचुरी लिखा हुआ। तो ये नई सेंचुरी को दर्शाता है कि नई शताब्दी का एक उदय हो रहा है, नए बदलाव आएंगे। उसके बाद अब देखिए क्या है कि प्रगति का फरिश्ता है। प्रगति का फरिश्ता, ये जो देवी दिखाई गई है इसे प्रगति का फरिश्ता दिखाया गया। प्रगति मतलब प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस मतलब डेवलपमेंट, विकास। यही बात तुम लोग पढ़ते हैं कि प्रगति होना, सुधार होना ही क्या है? विकास है। तो जो प्रगति का फरिश्ता है कि जो स्थिति हमारी आज है उससे बेहतरीन स्थिति 20वीं शताब्दी में आएगी। और किन मामलों में आएगी? तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बेहतरीन स्थिति आएगी, वो बात यहां पर दर्शाती है। तो ये क्या है? प्रगति का फरिश्ता दर्शाया गया है। उसका एक पांव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है, यह पहिया समय का प्रतीक है, उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। ये जो चित्र है ये आपकी एनसीईआरटी का ही चित्र है। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एक बार एनसीईआरटी भी खोल करके देख लीजिएगा। तो यहां पर एक पहिया दिखाया गया है, उस पहिए के भी पंख लगे हुए हैं, क्योंकि परी है, देवी है, तो पंख तो जरूरी है। तो पहिया है, उस पहिए के पंख लगे हुए। ये पहिया क्या दिखा रहा है? समय को दिखा रहा है, कि जो समय का प्रतीक है, समय के प्रतीक को दिखा रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे पहिया आगे बढ़ेगा, बहुत बदलाव आएंगे। और ये जो पहिया है, ये जो पंख है, अब कहां जा रहे हैं? भविष्य की ओर उड़ान कर रहे हैं। और भविष्य कैसा होगा? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब और बहुत गजब होगा। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह है। उन्नति के चिन्हों में क्या है भैया? रेलवे है, कैमरा है, मशीनें हैं, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाना, ये सब कुछ है। ये सारी चीजें क्या दिखा रहा है? टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है। ये सारी चीजें किसको दिखा रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, तकनीक, प्रौद्योगिकी, ये सब कुछ आज देखो 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है, 21वीं शताब्दी में है या नहीं है? हमारे पास सब कुछ है। बेहतरीन कैमरा, मशीनें, रेलवे, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाना, सब कुछ बेहतरीन है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या था कि एक इमेज बनाई गई, एक इमेज दर्शाया गया। तो पहली एक तो इमेज हमने ये क्लियर करी। अब दूसरी पे आते हैं। इस दूसरी इमेज में आपको दो इमेजें देखने को मिल रही। एक तो इमेज यहां तक है ऊपर वाली, और एक नीचे वाली इमेज। ऊपर वाली इमेज में आपको एक पर्सन यहां पे बैठे हुए दिख रहे होंगे। उनके हाथ में क्या है? चिराग है, अलादीन का चिराग। और फिर उसे आप ऐसे ऐसे करेंगे, ये जो ऐसे ऐसे जब करेंगे तो एक ऐसा महल बन जाएगा। ओके, अब पर ये ऐसा रियलिटी में तो होता नहीं है कि अलादीन का चिराग आएगा और हम उसको ऐसे करेंगे और हमारी जो विशेष है वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। अगर ऐसा होता तो मेरे सारे के सारे बच्चे क्या है? यही करते। और फिर जैसे अलादीन बाहर आता बोलता, हुक्म करो मेरे आका, बोले जाओ मेरे बोर्ड के एग्जाम लेकर के आओ, मुझे बोर्ड टॉपर बना करके आओ। तो पॉसिबल नहीं है ना। बट यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पे जो मुख्य बात दर्शाई गई है वो देखो कि यहाँ पे ऐसे महल बन जाएंगे, बेहतरीन आर्किटेक्चर होगा ये चीज। नीचे एक इंजीनियर आपको दिखाया गया है जो पुल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है। तो ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ प्रौद्योगिकी। मैंने क्या कहा शुरुआत में कि प्रौद्योगिकी के बिना सब कुछ अधूरा है। ये औद्योगिकरण, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तभी सक्सेसफुल देखने को मिलेगा जब प्रौद्योगिकी होगी, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी। गाथा में आधुनिक विश्व तकनीकी बदलावों व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्पोत्सर्ग की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। तो ये जो दर्शाए गए हैं, ये बदलाव जो होंगे दुनिया में उसके रूप में दर्शाया गया है। जो आविष्कार, जो इन्वेंशंस होंगे उनके रूप में इनको दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। तकनीकी प्रगति मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी। टेक्नोलॉजी में क्या होगा? बदलाव आएगा और टेक्नोलॉजी से ही प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी। और जो टेक्नोलॉजी में सुधार आते जाएंगे, टेक्नोलॉजी, तकनीक की जो प्रगति होगी वो क्या होगी? पूरे विश्व को क्या करेगी? प्रगति की ओर ले जाएगी, प्रोग्रेस की ओर ले जाएगी। और जो प्रोग्रेस होती है, जो प्रगति होती है, जो सुधार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। अब आते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले। ओके, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो होती है उससे पहले का क्या दौर है उसके बारे में जानते हैं। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री की स्थापना से भी पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। अब देखिए यहां पर पहले इस चित्र को देखिएगा। यहां पर पूरी पृथ्वी मैंने दिखाई है, दो लोग यहां पर हाथ मिला रहे हैं, एक के पास सामान है, दूसरे के पास पैसे है। ओके, तो ये क्या है? एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट या अंतरराष्ट्रीय बाजार को मैंने दर्शाया। यहां पर बोला गया इंग्लैंड और यूरोप,
इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले। अब पहले बात तो मुझे आप ये बताइए, इंग्लैंड और यूरोप ही क्यों लिखा गया? इंग्लैंड और यूरोप क्यों? देखो आप देखो, इंग्लैंड और यूरोप यही ऐसे जो यूरोप का ही भाग है वैसे तो इंग्लैंड, इन्हीं के पास क्या है? उपनिवेश है। उपनिवेश है इनके पास। जैसे कि इंग्लैंड के उपनिवेश हमारा देश था, भैया हमें गुलाम बना रखा था, 200 सालों तक हमें गुलाम बना करके रखा। ऐसे यूरोप के आपको अन्य देश दिख जाएंगे, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, पता नहीं कितनों ने, कितने ही अफ्रीका और एशिया के देशों को क्या कर रखा था? गुलाम बना करके रखा था। तो अब इन्होंने क्या है, ये उपनिवेशों से खूब कच्चा माल लाते थे, फिर उसे बनवाते थे और फिर उनसे क्या वापस बेचते थे। तो इन्हीं में क्या है, ज्यादा संभावनाएं थी फैक्ट्रियां स्थापित करने की, क्योंकि बाकी ज्यादा, आधे से ज्यादा देशों को तो इन्होंने क्या कर लिया? गुलाम बना लिया। और वहां पे संभावना नहीं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो कुछ फैक्ट्रियां लगा सके। और वहां पे तो जो सब कुछ टिका हुआ था वो हाथ के श्रम पे, कि वह हाथ से जो लोग बनाते हैं, जो हाथ की कारीगरी है, उस पर लोगों को ज्यादा विश्वास था। तो परंतु इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री की स्थापना से पहले, जो फैक्ट्रियों की स्थापना हुई या औद्योगिक क्रांति होने से पहले क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। औद्योगिक जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो होने लगा था। और ये औद्योगिक उत्पादन क्या दर्शाता है? औद्योगिक उत्पादन एक बात को दर्शाता है, दैट इज द मास प्रोडक्शन, मतलब है वृहत उत्पादन। मास प्रोडक्शन, वृहत उत्पादन को यह चीज दर्शाता है कि वह वृहत उत्पादन होने लगा था फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले। और ये वृहत उत्पादन को जो घरों पर हो रहा है, फैक्ट्रियों में नहीं हो रहा। फैक्ट्री की स्थापना से पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो फैक्ट्रियों की जब स्थापना हुई है तो लोग कहां पे काम करेंगे? कहां पे काम करेंगे? घर पे काम करेंगे। और जो घर पे काम हो रहा है और वृहत उत्पादन हो रहा है औद्योगिक उत्पादन के लिए, तो वो क्या है? आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और आदि मतलब जो पहला स्टेज था औद्योगिकरण का, उसको दर्शाया गया है। सौदागर गांवों में वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। अब देखो यहां पे थोड़ी सी एक बात को क्लियर समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात तो सौदागर क्या है? देखो सौदागर का मतलब एक तरीके से होता है ब्रोकर या दलाल हम कह सकते हैं, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो बिजनेसमैन है ये सौदागर। अब सौदागर क्या बोला गया? गांव में जाते थे, मतलब गांव में जा रहे हैं और किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे। यह स्पेशली गांव लिखा क्यों गया है? शहरों में नहीं कर सकते क्या? अब मेरी बात सुनना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक गिल्ड्स, एक समूह आएगा। गिल्ड्स क्या है? उत्पादकों का संगठन। उत्पादकों का संगठन, वो जो उत्पादन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो जो उत्पादन है उनका संगठन है। जो उत्पादन कर रहे हैं, वो जो उत्पादक है उनका क्या है? वो संगठन है, ग्रुप है। और उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? गिल्ड्स कह रहे हैं। अब जैसे मान लो, एक मैं आज आपको बेसिक सा उदाहरण देता हूं। आप जिस भी जगह रहते हैं, आपके बहुत से मार्केट होंगे, ठीक है? अब हर मार्केट के आप देखा करो, एक व्यापारिक संघ होता है ना, एक व्यापारिक संघ होता है। जैसे कि मान लो कोई है XYZ व्यापारिक संघ, जगह का नाम लिख लिया और उसके बाद उसका नाम लिख लिया, XYZ व्यापारिक संघ। फिर कोई जगह लगाई, फिर ABC व्यापारिक संघ। ये आप सुनते होंगे, ये सारी जगह आपने सुन रखी होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कि आगरा गेट व्यापारिक संघ, ठीक है, पुरानी मंडी व्यापारिक संघ। तो ऐसे प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्या है? व्यापारिक संघ होते हैं। तो व्यापारिक संघों को हम आज के जो व्यापारिक संघ है उनकी तुलना गिल्ड से कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे और ये गिल्ड्स क्या? उत्पादकों के संगठन थे। अब देखो जो व्यापारिक संगठन है, व्यापारिक संघ की मैंने बात करी। अब मान लो वहां पर उस जो टोटल बाजार है, जैसे मान लो वो XYZ पूरे बाजार का नाम है, जितना बाजार है, इसमें टोटल 100 दुकानें हैं। तो ये 100 के 100 मतलब हम मान सकते हैं उत्पादक है, उत्पादक है। ये 100 का 100 ने क्या करा? एक ग्रुप बना लिया जिसको नाम क्या दिया? व्यापारिक संघ। व्यापारिक संघ। उसी प्रकार से अब भी ये मान करके चलो, जो ये व्यापारिक संघ है, यही क्या है? हमारे लिए गिल्ड्स मान करके चलो, यही क्या है? गिल्ड्स है। इनका क्या है? एक पूरा संगठन बना लिया कि भाई हमारा एक संगठन होगा। अब ये गिल्ड्स क्या कर रहा है? जो इनके पास मजदूर है उनको प्रशिक्षित करता है, उनको ट्रेन करता है कि भाई आपको ऐसे काम करना है, ये काम करना है, पूरा काम उनको सिखाते हैं। तो अब होता क्या था, ये जो गिल्ड्स हैं, ये जो उत्पादकों के संगठन है, ये बहुत ताकतवर है। तो जो छोटे मोटे बिजनेसमैन या सौदागर होते थे, वो शहरों में टिक करके काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि शहरों में कौन है? शहरों में गिल्ड्स है। बहुत ध्यान रखिएगा, शहरों में कौन है? शहरों में गिल्ड्स है। तो वो क्या है? ज्यादा मजबूत थे, ताकतवर थे, उनसे लड़ भी नहीं पाते थे। और वो इसलिए क्या करे? वो गांव की ओर चले गए। कौन चले गए? सौदागर चले गए। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। सौदागर कहां गए? गांव की तरफ गए। क्या करवाने के लिए? उत्पादन करवाने के लिए। और गांव में जो किसान, गरीब जो लोग हैं, उनको बोला कि आप उत्पादन करो। और क्यों गए वो? क्योंकि शहरों में कौन है? गिल्ड्स है। और गिल्ड्स कौन है? उत्पादकों के जो बड़े ताकतवर उत्पादक है, उनके संगठन है।
गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। अब गिल्ड से जुड़े जो भी उत्पादक है वो कारीगरों को, जो कारीगर उनके पास काम करने आते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, सिखाते थे भैया आपको ये काम करना है, ये करना है। उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। उत्पादकों मतलब जो भी, मतलब अब ये देखो अभी पूरा एक ग्रुप बन गया, एक पूरी यूनियन बन गई, तो जितने भी उत्पादक हैं उन सब पर नियंत्रण, कंट्रोल रखते थे भाई, देखते थे भाई ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये वाला हमसे कम में तो नहीं बेच रहा है, सारी बातें ध्यान में रखी जाती है। प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, मूल्य, जैसा मान लो यहां पर 100 दुकान है, अब 100 दुकान में से मान लो कि भाई एक दुकान वाला बोल दे कि भाई कोई भी सामान है उसकी कीमत 100 रुपए सबने तय करी और ये 80 में बेच दे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग किससे खरीदेंगे? इसी से खरीद लेंगे ना, तो इससे तो फिर क्या गलत बात हो गई। तो इस प्रकार के कंपटीशन पे भी रोक लगाते थे। सब क्या है, एक ही रेट रखा करते थे कि हाँ भाई इसी रेट पे हमें सामान बेचना है, मूल्य तय कर लेते थे कि भाई इतने ही मूल्य में बेचेंगे, और कोई नया, और क्या है, व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे, और जो उनका बिजनेस हुआ करता था उसमें नए लोगों को आने से रोकते थे। अब ये गिल्ड्स ताकतवर जब ज्यादा बन जाते थे जब क्या है कि जो एक राजा है या शासक है, वहां का राजा कह दीजिए या शासक कह दीजिए, जिस शहर में है जो भी राजा शासक है वो किसी एक पर्टिकुलर गिल्ड्स को क्या दे देता था, परमिशन दे देता था कि आप ही हमारे यहां पे क्या है उत्पादन करोगे, तो बाकी कोई दूसरा कर नहीं पाता था। इसलिए बाकी जो सौदागर है या बाकी जो भी है वो दूसरी तरफ जाने लगे, वो गांव की तरफ बढ़ने लगे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। मैंने यही बात बोली ना, शासकों ने क्या करा, विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन, मतलब ये उत्पादन यही गिल्ड करेगा, यही है जो उत्पादकों का संगठन है यही करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, मतलब कंपटीशन खत्म ही कर दिया। और एकाधिकार का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो मोनोपोली कर दी। आपने बहुत सी बार सुना होगा ये शब्द तो कि मोनोपोली है, मोनोपोली का था एकाधिकार, उनके अलावा वो अधिकार किसी का भी नहीं है, वो ही करेंगे। ये एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब ये गांवों की स्थिति बता रहा है, जब खेत क्या है थोड़े थोड़े खत्म होते जा रहे थे, कमी खेत थे। कॉमन्स की बाड़ाबंदी का मतलब क्या है, बाड़ाबंदी करके के एक करे जा रहे थे तो खेतों की संख्या कम होती जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ियां, बेरिया, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीन का काम चलाने वाले छोटे किसान, जिन्हें क्या कहा गया, कॉटेजर, और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। तो अभी तक जो गांव के लोग थे जलावन की लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे अपने कामों के लिए, बेरिया आपने बेर खा रखे हो वो बेरिया, सब्जियां इकट्ठी करते थे, भूसा चारा ये जानवरों को खिलाने के लिए होता था। ये सब कुछ क्या छोटे किसान इकट्ठा करते थे, और गरीब किसान ये सब क्या आमदनी, एक इनकम का नया सोर्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो जलाने वाली लकड़ियां है वो दिखाई, जलावन लकड़ी आप देखते ही होंगे कि भाई जलाने के लिए कौन कौन सी लकड़ियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग जंगलों में जा करके काट करके भी लाते हैं। हमने एक बार वनोन्मूलन में भी ये चर्चा करी थी कि जंगलों को काटा जा रहा है तो उसमें टहनियां काटी जाती है इनके द्वारा, वो बात हमने देखी। शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। अब शहरों और गांवों के बीच में घनिष्ठ संबंध कैसे विकसित हुआ वो देखो ये शहरों में कौन रहता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, शहरों में कौन रहता है, सौदागर, शहरों में जो रहता है सौदागर रहता है। और गांव में कौन रहता है, गांव में जिससे आप माल तैयार करवाओगे, मतलब एक तरीके से आप ये कहते हो जो मजदूर है वो लोग रह रहे हैं। सौदागर और मजदूर, सौदागर शहर में है और गांव में कौन है, मजदूर है। तो अब गांवों और शहरों के बीच में क्या हो गया, घनिष्ठ संबंध बन गया है, एक क्लोज रिलेशनशिप दोनों के बीच में बन गया कि भाई ये सौदागर शहर में बैठा हुआ गांव के लोगों से काम करवा रहा है, गांव के लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं देगा कि हाँ भाई तुम ये काम सीखो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करना। तो यहां पर क्या है, गांव और शहर के बीच में बहुत अच्छा संबंध विकसित हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार सौदागर वहां जाएगा, रुकेगा, और फिर इस प्रकार से व्यापार फलने फूलने लगेगा, तो धीरे धीरे उस जगह का भी विकास होने लग जाता है। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वाले के पास भेज देते थे। देखो अब इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसाय क्या, स्टेपलर्स क्या होता है, जो कि स्टेपल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो स्टेपलर खरीदते थे, फिर उसे ऊन काटने वाले के जो काटता है उसके पास भेज देते थे। फिर जो धागा मिलता था बुनकरों और फुलर्स के लिए, बुनकर क्या है जो उसको बनाएंगे, फाइनल करेंगे, फिर उसके रंग साज, उसके रंग के लिए, डाइंग के लिए भेजा जाएगा कि कौन सा रंग करना है, और फिर फाइनली लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, जो भी उस पर कुछ ड्रॉ करना है या जो कुछ भी फाइनल जो फिनिशिंग होती थी वो कहां पर होती थी, लंदन में होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, और जो निर्यातक है, जो व्यापारी है, वो क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, जिससे कि वो फिर खूब लाभ कमाते थे। लंदन क्या हो गया, लंदन फिनिशिंग सेंटर बन गया। क्यों बन गया, अब भी हम लोगों ने देखा ना कि लंदन में कपड़ों की क्या हो रही है, फिनिशिंग हो रही है, और लंदन बहुत फेमस हो गया सिर्फ और सिर्फ किस बात के लिए, कि वो फिनिशिंग सेंटर है।
यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। तो जो फाइनली जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बात समझाई वो अब भी आपको समझ में आ गई होगी कि आदि औद्योगिकरण व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी, कि वे व्यवसायिक जो भी कॉमर्शियल हम एक्सचेंज करेंगे उसका हिस्सा है। और सौदागरों का नियंत्रण था, जो सौदागर है बिजनेसमैन, उनका पूरा पूरा नियंत्रण था। चीजों का उत्पादन कारखानों की जगह कहां पर हो रहा है? घरों में हो रहा है। और यही हम क्या कह रहे हैं? आदि औद्योगिकरण। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूर से काम करवाता था। जो प्रत्येक चरण हम लोगों ने देखे ना कि भैया पहले उसे स्टेपलर के पास ले जाया जा रहा है, फिर काटने वाले के पास, फिर बुनकर के पास। हर इस चरण पे क्या है? हर स्टेप पे क्या है? 20 से 25 मजदूर एक एक सौदागरों के पास काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे, सैकड़ों मजदूर के पास काम करते हैं। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? जो गांव के लोग हैं, जो इनकम का नया सोर्स ढूंढ रहे थे, उनके पास क्या है? इनकम आने लगी, उनके पास पैसा आने लगा। और जब उनको बोला गया देखो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनको पास पैसा आने लगा। और जिनके पास थोड़े खेत थे तो खेतों पर भी क्या है? थोड़ा टाइम निकाल करके खेतों का भी काम कर लेते थे और ये कपड़ों का उत्पादन में भी भूमिका निभा देते थे। अब आते हैं कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिरी में हुआ। तो देखो इंग्लैंड में सबसे पहले जो कारखाने, कब कारखाने मतलब फैक्ट्रियां 1730 में खुल गई, पर इन फैक्ट्रियों में जो इजाफा हुआ कि जल्दी से और ज्यादा फैक्ट्रियां खुलने लगी, वो कब हुआ? 18वीं सदी में हुआ है। कपास कॉटन नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। और कपास क्या है? नए युग का पहला प्रतीक था कि भैया कपास का उत्पादन बढ़ने लगा और उससे फैक्ट्री में काम होने लगा। तो ये एक भारी बढ़ोतरी में क्या है? डिमांड भी बढ़ने लगी, और डिमांड बढ़ी, मांग बढ़ी, तो उत्पादन में भी बढ़ोतरी कर दी गई। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कारखाना, एक फैक्ट्री की फोटो आपको दिखाई है। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर के 220 लाख पौंड का हो गया। देखो जिस प्रकार से ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्या हो रहा है कि फैक्ट्रियां लग रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, और वहां पे क्या हो रहा है? कपड़ों का उत्पादन कराया जा रहा है। तो उसके लिए क्या जरूरत है? कपास की। कपास क्या है? कपास कच्चा माल है। कपास क्या है? रॉ मेटेरियल है, कच्चा माल है कपास। तो वो बहुत जरूरी था। 1760 में क्या है? 25 लाख पौंड का कपास आयात करती थी ब्रिटेन। उसके बाद 1787 में, मतलब सिर्फ और सिर्फ 27 साल के अंदर अंदर 25 लाख पौंड से 220 लाख पौंड पे पहुंच गया। मतलब 195 लाख पौंड की बढ़ोतरी हो गई। सिर्फ और सिर्फ 27 साल में 195 लाख पौंड का ज्यादा कपास आयात करना ब्रिटेन ने शुरू कर दिया। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कार्डिंग, ऐंठना व कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। देखो अब आविष्कार बहुत हुए, तो कार्डिंग, ऐंठना व कताई और लपेटना। कार्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है कताई करने के लिए, तो कार्डिंग प्रोसेस है। कार्डिंग ऐंठना, फिर उन्हें ऐंठना, गिठान लगाना, इस प्रकार से फिर उनकी कताई करना और फाइनली उनको लपेटना। तो हर चरण पे क्या है? नए नए आविष्कार हुए, इन्वेंशंस हुए हैं। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत धागे व रेशों का उत्पादन होने लगा। अब प्रति मजदूर क्या है? उत्पादन बढ़ने लगा है। क्यों प्रति मजदूर उत्पादन क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि फैक्ट्रीज में हो रहा है, कारखानों में हो रहा है, तो प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ने लगा, मजबूत धागे और रेशे आने लगे। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। सूती कपड़ा मिल, कॉटन क्लॉथ मिल की बात कर रहा है। फिर वहां पे मिल मतलब कपड़ा मिल, कपड़ा फैक्ट्री लगाना ही शुरू कर दिया। और किसने शुरुआत करी? रिचर्ड आर्कराइट ने करी। लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। तो अब महंगी महंगी नई नई मशीनें होंगी और उन्हें क्या है? कारखानों में, फैक्ट्रियों में लगाया जाएगा। कारखानों में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। देखो अभी तक आदि औद्योगिकरण में और जो अब हम लोग फेज पढ़ रहे हैं, कारखाने, फैक्ट्री आने के बाद के फेज में अंतर देखिएगा। देखो जब क्या है? आदि औद्योगिकरण वाला जो दौर है उसमें क्या है कि सौदागर क्या है? सौदागर कहां पे बैठा हुआ? शहर में बैठा हुआ। सौदागर कहां पर है? शहर में है। और इसने जो उत्पादन करने के लिए दिया है काम, उत्पादन करने के लिए जो काम दिया है वो किसको दिया है? गांव के लोगों को दिया है। मतलब हो क्या रहा है? ये शहर में बैठे हुए, जो मालिक है वो शहर में और जो मजदूर है वो गांव में बैठे हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जब अगर मान लो कि जो मजदूर है वो सही से काम ना करे तो इनको कोई पता ही नहीं चलेगा, कुछ ही नहीं पता चलेगा। कभी काम ज्यादा, कैसा भी काम कर दिया, कोई दिक्कत पता ही नहीं चलेगा। पर अब देखो कारखानों के बाद क्या हुआ कि सारे के सारी जो प्रक्रिया है, जो सारे के सारे प्रोसेस हैं, वो सब के सब क्या हो गए? एक छत के नीचे आ गए।
सबके सब एक छत के नीचे ही आ जाते हैं, और एक छत के नीचे आने से क्या है कि मालिक भी वहीं बैठा हुआ है, मजदूर भी वहीं है, सब उसी के सामने क्या है काम करेंगे, और जो ज्यादा काम करेगा उसको उसी हिसाब से दाम मिल जाएगा। तो अब क्या है, सारा का सारा एक काम एक छत के नीचे ही होने लगा। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, तो उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी मतलब ध्यान रखा जा सकता था कि भाई कौन कितना काम कर रहा है, उत्पादन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अब यहां पर तो मान लो गांव के लोग बोलते नहीं नहीं साहब अभी तो नहीं हुआ, कल करके देंगे, टाइम ही नहीं मिला, ये वो अलाना फलाना ढिमका, 100 बहाने बना सकते हैं। गुणवत्ता का ध्यान रखा जा सकता था, क्वालिटी का भी ध्यान रखा जा सकता था, क्वालिटी का भी क्या है ध्यान रखा जा सकता था। अब यहां पे कौन ध्यान रखेगा क्वालिटी का, जो माल इन्होंने देकर के गए वो माल लगा देंगे, और मान लो कभी उस माल की जगह उन्होंने कोई दूसरा नकली माल लगा दिया तो वो भी अब नहीं हो सकता, क्योंकि आप अब मालिक की नजर में हो, निगरानी में हो। और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया, और मजदूरों पर क्या है नजर रखी जाती थी कि भाई मजदूर कितना काम कर रहे हैं। जैसे कि हेनरी फोर्ड साहब वाला उदाहरण आप देखो कि कन्वेयर बेल्ट की स्पीड बढ़ा दो, जितनी बढ़ा दोगे उतना ही फायदा रहेगा, मजदूर पर भी नजर रखी जाने लगी। मतलब एक तरीके से हम यही कह सकते हैं कि जब कारखाने हुए तो सारे काम एक छत के नीचे होने लगे, और जब एक छत के नीचे होने लग जाते हैं तो काम बेहतरीन होने लग जाता है, ज्यादा अच्छा काम होने लग जाता है। और मतलब यह है कि सब कुछ एक जगह आ रहा है, आपके मजदूर भी वही है, आपका मालिक भी वही है, सामान भी वही आएगा, आप कितना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितनी बजे आ रहे हैं कितनी बजे आ रहे हैं, ये सारे काम है एक जगह होने लग जाएंगे, तो हमें एक सिस्टम देखने को मिलेगा। और जब सिस्टम में कोई काम होता है तो वो ज्यादा बेहतरीन होता है। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी, लोगों को ध्यान कारखानों पे टिके रह जाता था। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो नए कारखाने बने, जो फैक्ट्रियां बनी, वो बहुत विशाल बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती थी, और जो नई प्रौद्योगिकी जो नई टेक्नोलॉजी आई वो इतनी ताकत इतनी जादुई थी कि लोगों की आंखें चौंधे जाना, मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता था। और यार ये क्या है, ये क्या, अरे भाई ये कैसे चलता है, हाँ, और ये फैक्ट्री, अरे यार अपन तो ऐसे हाथ से कपड़ा बुनते थे, ये फैक्ट्री कैसे काम करेगी, ये मशीन कैसे काम करेगी। तो लोगों का मतलब वहां नजर ही रहती थी, अरे यार ये कैसे बन रही है, ये फैक्ट्री कैसे बन रही है, अरे भाई ये मशीन कैसे चलेगी, यार एक बार मैं भी हाथ लगा लूं क्या, हाथ लगा लूं, ऐसा ऐसा मतलब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। लोग उसी को देखते थे, अरे और ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे, और इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे बन गई। तो मतलब लोगों के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं वो अजूबा ही था कि ये काम हो कैसे रहा है। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है, तो वो ये बात कभी मान ही नहीं पाते थे, मानो भूल जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। मतलब उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि क्या हुआ है और क्या हो जाएगा। मतलब और थोड़ा सा हम आगे देखेंगे भी कि मजदूरों को बहुत गुस्सा भी आएगा प्रौद्योगिकी पे, टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि वो उनका रोजगार छीन लेगा। अब आते हैं औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। तो अब ये दीदी के दिमाग में क्वेश्चन आया है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन दीदी, गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सोच रही है कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी, वो जो प्रोसेस हो रहा है वो कितना तेज था, ये धीरे धीरे चल रहा था। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों का विकास तक ही सीमित था, तो फैक्ट्री उद्योगों का विकास करना ही क्या औद्योगिकरण है। तो ये सारे सवाल हम जानते हैं, इनके जवाब। पहला, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तो ये जो उद्योग क्या है, सबसे ज्यादा फ्लरिश हो रहे थे, सबसे ज्यादा बढ़ रहे थे। जैसा कि हमने देखा किस प्रकार से 195 लाख पाउंड का आयात ब्रिटेन को करना पड़ रहा है। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो 1840 के दशक तक, बहुत ध्यान से सुनना, 1840 के दशक तक औद्योगिकरण का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था, कपास उद्योग था। कॉटन जो इंडस्ट्री थी वो सबसे बड़ी थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे जिसमें आपको कपास की एक फोटो भी दिखाई है कि वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से मजदूर काम कर रहे हैं, वो दिखाया। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गया। अब लोहा और स्टील उद्योग आगे क्यों निकल गया, क्योंकि ये वो दौर आ गया है कि 1840 के बाद जब क्या हो, रेलवे की शुरुआत होगी। रेलवे की शुरुआत होगी, जैसे कि हमारे देश में भी पहली ट्रेन कब चली, 1853 में चली थी। अभी तो लास्ट चैप्टर में पढ़ करके आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था वाले में, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में 34 किलोमीटर चली मुंबई से थाने तक। तो लोहे और स्टील की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि रेलवे की शुरुआत हुई। तो उससे अब कपास वाला जो उद्योग है वो दब जाएगा और लोहे और स्टील का उद्योग है वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरा कारण, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। अब जो नए उद्योगों का मतलब क्या है, नए उद्योगों का मतलब क्या है, तकनीकी वाले उद्योग या टेक्नोलॉजी वाले उद्योग, या आप ये कह दो फैक्ट्री वाले उद्योग, कारखाने वाले उद्योग हैं, उनकी बात कर रहा है।
ठीक है। तो नए उद्योग का मतलब है कारखाना में। और परंपरागत उद्योग कौन से, जो घरों में बैठ करके हाथों से काम कर रहे हैं वो। तो जो नए उद्योग है, परंपरागत उद्योगों को इतनी जल्दी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। हाशिए पर ढकेलने का मतलब क्या है, पीछे नहीं ले जा सकते थे, पीछे नहीं ढकेल सकते थे, उनको पीछा नहीं कर सकते थे। अभी भी मतलब उनको टक्कर तो देनी पड़ेगी। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। 19वीं सदी के आखिरी में बोल रहा है, 19वीं सदी के आखिरी में मतलब ये मान लो 1800 से लेकर के जो 1900 वाला दौर है, ये वाला पूरी 19वीं शताब्दी कहलाएगा। और इसमें आखिरी का समय मतलब 1880 के बाद का मान करके चलते हैं, 10-20 साल में जो भी है, उसमें भी टोटल 20% से ज्यादा मजदूर क्या है, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में काम नहीं कर रहे हैं। 20% ही काम कर रहे हैं, 80% कहाँ काम कर रहे हैं, जो हाथों का काम है वही कर रहे हैं, कोई फैक्ट्रियों में या कारखानों में नहीं लगे हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो परंपरागत वाले उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं, और नए उद्योगों में, टेक्नोलॉजी वाले उद्योगों में काम करने वाले लोग अभी भी कम है। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग, गतिशील उद्योग का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है, क्योंकि उपनिवेशों में डिमांड बढ़ रही है और लोगों को कपड़े तो चाहिए, उसमें तो कोई दोहराए वाली बात है नहीं। गतिशील उद्योग था, परंतु इसका ज्यादा उत्पादन क्या है, कारखानों में ना होकर के कहां पर हो रहा है, घरेलू इकाइयों में हो रहा है, घरों में इसका क्या है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तीसरा देखते हैं, परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। देखो, अब जो परंपरागत उद्योग है में परिवर्तन की जो गति है भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी। मतलब ये कहना चाहता है कि परंपरागत अवस्था ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे, मतलब उनमें भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही थी, उनमें भी क्या है, विकास हमें देखने को मिल रहा था। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पोल्ट्री, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। मतलब यहां पर यह बात कहना चाहता है कि बड़े परिणाम, बड़े आविष्कारों का ही परिणाम नहीं है, जो छोटे छोटे आविष्कार हुए हैं जो घरों पर भी इस्तेमाल करे जा सकते हैं, जिनमें ज्यादा हमें फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, उनमें भी क्या है, काफी विकास हुआ है। इसीलिए क्या कहा गया, ठहराव की अवस्था नहीं, उनमें भी क्या आ रहा है, विकास आ रहा है। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, जो खाने पीने के सामान है उनमें, निर्माण, कोई निर्माण का, जैसे कोई मकान बना रहा है वो सामान, पोल्ट्री का सामान हो गया, कोई मिट्टी का से बनाने वाला, कांच का काम करने वाला। चर्म शोधन क्या होता है, चर्म शोधन होता है कि जो जानवर की चमड़ी होती है उसको रिफाइन करना, उसको सही करना, साफ करना, फिर उसको भी काफी यूज होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना। जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज आपको दिखाई चर्म शोधन की। फर्नीचर, औजार, ये सारे गैर मशीनी क्षेत्र थे जहां पे ज्यादा बड़ी मशीनों की आपको जरूरत नहीं पड़ती, तो उनका भी विकास हुआ है। चौथा, प्रौद्योगिकी के बदलावों की गति धीमी थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टार्टिंग में हमने पूछा कि जो क्या रफ्तार बहुत तेज थी, कि ज्यादा तेज रफ्तार नहीं है। प्रौद्योगिकी के जो बदलाव हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है, बहुत धीमे। टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है, बहुत धीमे है, बहुत स्लो है। टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफी खर्चा आता था। वह उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था। तो अब मशीनों का तो क्या है भैया, मशीनें तो खराब हो जाती है, और खराब हो जाती है जब तक वो रखी रहती है तब तक वो बहुत अच्छी लगती है, पर जब वो खराब होती है और उन पर खर्चा आता है तो खर्चा भी उनके तो बहुत महंगे आते हैं, तो वो हर कोई उठा नहीं पाता था उन खर्चों को। तो इसलिए जो मशीनें हैं, इसलिए देखो आज भी हम अपने ऊपर भी लेकर के देखो भाई, टेक्नोलॉजी पे हर कोई खर्चा करना विश्वास नहीं करता। हर इंसान सोचता नहीं नहीं यार चलने दो ना, ऐसे ही सही है, यही सही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं है ना भाई, खराब हो गई तो कौन इसका खर्चा उठाएगा, और सही होगी तो कैसे होगी, कितना खर्चा लगेगा, ये सब कुछ है। तो जो मशीनें आ रही थी वो अक्सर क्या खराब हो जाती थी, और खराब होने के बाद उन पर खर्चा लगता था। तो जितना दावा उनके इन्वेंशन करने वाले, आविष्कार करने वाले निर्माताओं ने करा था कि बहुत बढ़िया, उतनी भी वो बढ़िया नहीं थी। तो इसलिए इस भैया ने बोल दिया थम्स डाउन, बोले ज्यादा बढ़िया मशीनें नहीं है। जेम्स वॉट ने न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। देखो इंजन बनाया किसने, न्यूकोमेन ने, पर जेम्स वॉट ने क्या है उसमें सुधार करा और 1871 में पेटेंट करा लिया। पेटेंट का मतलब हो गया अधिकार करा लिया कि अब इसको इस जैसा कोई भी बनाएगा तो उस पर पहले मेरा अधिकार होगा, ठीक है। मतलब उसकी परमिशन के बिना ऐसा भाप का इंजन और कोई नहीं बना सकता। यह है जेम्स वॉट और ये इंजन। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया था, और जो इसका काम करने वाला था वो मैथ्यू बुल्टन था। उनको मैथ्यू बुल्टन को काफी लंबे समय तक कोई मिला नहीं खरीदने वाला, और फिर फाइनली जेम्स वॉट साहब ने ले लिया। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक सिर्फ और सिर्फ 321 इंजन थे,
जिसमें से 80 इंजन सूती उद्योग में थे, 9 ऊन के उद्योग में, बाकी खनन, नहर निर्माण और लोक कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। ये डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिससे कि अगर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है तो वहां पे आपके काम आ सकता है। 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूरी होता था। तो 19वीं सदी के मध्य तक का भी आप देखोगे तो ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या है, मशीनों पे काम ना करके क्या है, परंपरागत कारीगर है और हाथों से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है और हमने देखा कि आदि औद्योगिकरण किस प्रकार से हो रहा है और औद्योगिकरण में धीरे धीरे हमारी स्पीड और बढ़ेगी और औद्योगिकरण किस प्रकार से पूरी दुनिया को प्रभावित करता है और जो उपनिवेशवाद है उनमें किस प्रकार से प्रभावित करता है वो आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।